ये वाली वीडियो पार्ट 2 है एक सेम टॉपिक की। सो आपने अगर पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो वाली वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिए। जो नेक्स्ट थ्योरी के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, इसके बारे में नील डीग्रास टाइसन एक पॉडकास्ट कर चुके हैं और इवन एलॉन मस्क जैसे लोग भी इस थ्योरी के बारे में बात करते हैं। वो थ्योरी है नन अदर देन द सिमुलेशन थ्योरी। ये थ्योरी में बेसिकली ये कहा जाता है कि ये जितना भी एग्जिस्टेंस है, आप, मैं, ये पूरी दुनिया या फिर ये पूरा यूनिवर्स, ये रियल ना होके ये एक्चुअली में एक सिमुलेशन है। तो अगर ये सारा का सारा यूनिवर्स एक सिमुलेशन है तो हो सकता है कि ये एक एडवांस सिविलाइजेशन के द्वारा एडवांस टेक्नोलॉजी के मदद से हमें बनाया गया हो। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, आज की टेक्नोलॉजी के मदद से हमारे वीडियो गेम्स कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक होते जा रहे हैं। तो जैसे हमारी टेक्नोलॉजी लेवल अप होते जाएगी, आगे चल के हम एक ऐसी गेम या कंप्यूटर सिमुलेशन बनाएंगे जो कि कुछ ज़्यादा ही रियल वर्ल्ड से मैच करेगा। अब हम फ्यूचर में जब ऐसे सिमुलेशन को बनाएंगे तो उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो हम एक रियलिस्टिक गेम बनाएंगे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, या फिर ये सिमुलेशन बनाकर हम अलग अलग सिनारियोस को टेस्ट करेंगे कि फॉर एग्जांपल इस टाइप का डिसीजन लेंगे तो क्या होगा, या फिर कोई और टाइप का डिसीजन लेंगे तो क्या होगा। तो इतने रियलिस्टिक सिमुलेशन से हम इस बात का पता लगा पाएंगे कि कैसे डिसीजंस लेने से फ्यूचर में चीज़ें कैसे मोड़ लेगी। तो अगर एक्चुअली में हम इतने रियलिस्टिक सिमुलेशन में अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो सिमुलेशन इतना ज़्यादा रियलिस्टिक है कि आप, मैं, ये सारी की सारी दुनिया, ये जो कैरेक्टर्स है, ये सारे के सारे कॉन्शियस है और अपने आप को फील कर पा रहे हैं। फिर इस थ्योरी में कहानी यही नहीं रुकती, फिर हम भी इतने एडवांस हो जाएंगे कि हम भी एक और रियलिस्टिक सिमुलेशन बनाएंगे और ये एंडलेस साइकिल ऐसे ही चलती जाएगी। जस्ट लाइक मल्टीपल यूनिवर्सेस को हम मल्टीवर्स कहते हैं, ये भी कुछ मल्टीपल सिमुलेशंस होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब तक हमने कोई ऐसा रियलिस्टिक सिमुलेशन बनाया नहीं है। हाँ, कुछ गेम्स है जो काफ़ी रियलिस्टिक मॉडल पर बेस्ड है, जैसे कि माइनक्राफ्ट हो गई, GTA हो गई, या फिर मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो मैं एक गेम खेलता था नोन एज क्लैश ऑफ क्लैंस। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं ही अपने फेवरेट गेम का आपको एग्जाम्पल देता हूं, अब अच्छे से समझ पाओगे और मैं भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो इस गेम में होता ये था ना, इसमें आपका एक छोटा सा विलेज होता था लेवल 1 पर लेवल 14 तक आते आते आपका छोटा सा विलेज एक बड़े महल में बदल जाता है। तो इस गेम में आपको बिल्डर्स को कमांड देना होता है चीज़ों को बिल्ड करने के लिए। अभी आपको एक चौंका देने वाली बात बताता हूँ। इस गेम में बिल्डर्स को ऐसा प्रोग्राम किया गया है, अगर आप गेम खेलते खेलते एक सर्टेन लेवल तक पहुंच गए हो और आपने गेम खेलना बंद कर दी, 3 मंथ्स के बाद होगा ये, बिल्डर्स अपने आप ही विलेज को आगे बिल्ड करने लगेंगे बिना आपके कमांड के। मतलब वो कैरेक्टर्स जिनको हम गेम में अपने हाथों से चलाते हैं, अब वो खुद के डिसीजन से विलेज को बिल्ड करेंगे। अब मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये कैरेक्टर्स कॉन्शियस है। मेरे ये कहने का मतलब है कि इन कैरेक्टर्स को कुछ ऐसा बिल्ड किया गया है कि वही अपने अपने डिसीजंस ले, अगर गेम में 3 मंथ से ज़्यादा एक्टिविटी ना हो। तो ऐसे कुछ अभी के टाइम पे रियलिस्टिक गेम्स है जो एग्जिस्ट करती है, पर मेरे कहने का मतलब यही था कि इतना रियलिस्टिक सिमुलेशन हमने अभी बनाया नहीं है और अभी के लिए हमारे पास इतनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इतना रियलिस्टिक सिमुलेशन बना पाए। और हर थ्योरी की तरह इस थ्योरी को भी काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म मिला है एक्सपर्ट्स के तरफ से। एक फिजिसिस्ट ने इस हाइपोथेसिस को सीडो साइंस का नाम दिया। एक और कॉस्मोलॉजिस्ट ने इस थ्योरी के बारे में कहा कि लेट पब नाइट डिस्कशन एक वायबल थ्योरी नहीं हो सकती। और जैसा कि मैं आपको पार्ट 1 से बताता आ रहा हूँ, ऐसी मोस्ट ऑफ द थ्योरीज बस फिलोसॉफिकल थॉट्स पर ही बेस्ड होती है और इस थ्योरी को पॉपुलराइज करने वाले भी एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फिलोसोफर ही है, निक बॉस्टॉम। खैर, इस धरती पर जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, ये रियल बायोलॉजिकल लाइफ है या फिर एक सिमुलेशन है, इस बात को अभी थोड़ा साइड में रखते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट लाइफ ऑन अर्थ। हमने अब तक लाइफ को अर्थ से बाहर काफी ढूंढने की कोशिश की, पर सैडली अब तक हमको ना के बराबर एविडेंस मिला। कई सारे लाइफ फॉर्म्स अर्थ पर एमर्ज हो चुके हैं और कई सारे एक्सटेंट हो चुके हैं, क्योंकि हमारा अर्थ का एनवायरनमेंट इतना परफेक्ट है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर 8.5 मिलियन तरह के अलग अलग स्पीशीज एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या लाइफ की शुरुआत अर्थ से ही हुई है? एक ऐसी थ्योरी है जो ये सजेस्ट करती है कि शायद लाइफ अर्थ पर एमर्ज नहीं हुई है, लेकिन जितने भी एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स अर्थ पर गिरे हैं, शायद लाइफ उन एस्टेरॉइड की वजह से अर्थ पर आई है। इस थ्योरी को पैनस्पर्मिया का नाम दिया गया है। इस थ्योरी में यही बताया जाता है कि शायद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो लाइफ को जन्म देने में एसेंशियल है, वो एस्टेरॉइड और मीटेरॉइड के इम्पैक्ट को सर्वाइव कर गए होंगे और फिर वो लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अर्थ पर एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया होगा एवॉल्व होने के लिए, और वहीं से ही
एवोल्यूशन के थ्रू वो इवॉल्व होते गए। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए भी कई सारी चीजें हैं जो सामने रखी गई है, जैसे कि आज के टाइम पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जिंदा रह सकते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी आज के टाइम जिंदा रह सकते हैं, इनको एक्सट्रीमोफाइल्स का नाम दिया गया है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये सारे एक्सट्रीमोफाइल्स की लिस्ट है। इनमें से कुछ हाई और लो टेम्परेचर्स में सर्वाइव कर लेते हैं और कुछ हाई एसिडिक एनवायरनमेंट या फिर कुछ सॉल्ट रिच प्लेसेस में भी सर्वाइव कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने डेड सी का नाम सुना होगा। इस सी में कोई भी वाटर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि डेड सी में सॉल्ट कंटेंट इतना हाई है, वहां पर कोई भी लाइफ जिंदा नहीं रह सकती। बट गेस व्हाट, एक तरह का बैक्टीरिया है जो डेड सी में भी रहना पसंद करता है, नोन एज हालोफाइल्स। जो भी लेक्स या फिर सीज सॉल्ट रिच होती है वहां ये बैक्टीरिया रहना पसंद करता है। एक्सट्रीमोफाइल्स की चौंका देने वाली बात यही है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऐसे प्लेसेस पर सर्वाइव कर लेते हैं जहां नॉर्मल लाइफ का सर्वाइव करना नामुमकिन है, क्योंकि इनकी बॉडी ऐसे ऐसे एक्सट्रीम हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना अडेप्ट कर चुकी है। अभी आपको एक चौंका देने वाली बात बताता हूँ। ऐसा माना जाता है कि एक्सट्रीमोफाइल्स अर्थ के फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो शायद तब से एग्जिस्ट कर रहे होंगे हमारे अर्थ पर जब हमारा अर्थ हैबिटेबल भी नहीं था। जी हाँ, आपने सही सुना, और उन एक्सट्रीम कंडीशंस में ही ये इवॉल्व करते आए होंगे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या अनइनहैबिटेबल प्लैनेट्स पर भी ऐसी एक्सट्रीमोफाइल्स जैसी लाइफ हो सकती है? ये एक्सट्रीमोफाइल्स एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ पर बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। तो ये तो हो गए एक्सट्रीमोफाइल्स जो हार्श एनवायरनमेंट में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन एक और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं नोन एज एक्सट्रीमो टॉलरेंट। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो रहना तो नॉर्मल एनवायरनमेंट में ही चाहते हैं, पर अगर इनको हार्श कंडीशंस में डाल दिया जाए ये वहां भी सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे कि इन नन्हे टार्डिग्रेड्स के ऊपर आप नजर डालिए। ये टार्डिग्रेड्स को कई बार स्पेस में भी भेजा जा चुका है। 2007 में एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 3000 टार्डिग्रेड्स को स्पेस में भेजा था एक्सपेरिमेंट के तौर पर, जिसमें से 68% टार्डिग्रेड्स सर्वाइव कर गए रेडिएशन और बिना ऑक्सीजन के 12 दिन के लिए। पर यहाँ एक छोटा सा नोट देना चाहूँगा, जब टार्डिग्रेड्स को लगता है कि उनके आसपास का एनवायरनमेंट बदल रहा है तो वो सर्वाइव करने के लिए वो एक स्टेट में चले जाते हैं जिसको क्रिप्टोबायोसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो ये अपनी बॉडी का सिस्टम शट डाउन कर देते हैं जब तक इनको वापस से एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल जाता। फिर जैसे ही इन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो वहीं से ये वापस मूव करने लगते हैं। आपने वो कैप्टन अमेरिका में देखा होगा जिसमें स्टीव रॉजर्स 70 साल के लिए उसकी बॉडी आइस में प्रिजर्व रहती है। हाँ, कुछ वैसा ही सेम समझो टार्डिग्रेड्स के साथ भी होता है। तो पैनस्पर्मिया थ्योरी में इन जनरल यही बताया जाता है कि लाइफ अर्थ से स्टार्ट नहीं हुई, पर जो लाइफ को जन्म देने वाले एलिमेंट्स है वो हमेशा से स्पेस में प्रेजेंट थे, और जब अर्थ पर ये सारे एलिमेंट्स पहुंचे तो उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए। कई बार जब मीटेरॉइड्स को स्टडी किया गया है तो उनमें अमीनो एसिड्स के ट्रेसेस पाए गए। अमीनो एसिड्स हर बायोलॉजिकल लाइफ में प्रेजेंट होता है जिससे प्रोटीन बनता है। अमीनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स है और प्रोटीन लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। लेकिन गेस व्हाट, अमीनो एसिड्स सिर्फ बायोलॉजिकल लाइफ में ही नहीं है, इसके अलावा अमीनो एसिड्स की प्रेजेंस यूनिवर्स में भी देखी जा सकती है। 1969 में साइंटिस्ट एक मीटेरॉइड पर स्टडी कर रहे थे जो ऑस्ट्रेलिया में पाया गया था, जिसको मर्चिसन मीटेरॉइड के नाम से जाना जाता है। इस मीटेरॉइड में अमीनो एसिड्स के ट्रेसेस पाए गए थे। कहीं और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इस मीटेरॉइड में प्रेजेंट थे जो लाइफ को जन्म देने में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हमने जाना कि लाइफ को जन्म देने वाले एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स स्पेस में अर्थ के बाहर भी कहीं और प्रेजेंट हो सकते हैं। 1984 में साइंटिस्ट को एक और मीटेरॉइड मिला था एंटार्क्टिका में। जब इस मीटेरॉइड के केमिकल कंपोजिशंस को जानने की कोशिश की गई तो पता लगा ये मीटेरॉइड मार्स प्लैनेट का एक छोटा सा हिस्सा है जो रफली 13,000 ईयर्स पहले हमारे अर्थ पर गिरा था, और पता लगा ये मीटेरॉइड 4.1 बिलियन ईयर्स पुराना है। अब मेन बात ये नहीं है कि वो मीटेरॉइड मार्स से था या वो कितना पुराना है। मेन बात ये है, जब उस मीटेरॉइड को अच्छे से स्टडी किया गया तो उस मीटेरॉइड में साइंटिस्ट को कुछ ऐसा मिला जिस वजह से साइंटिफिक कम्युनिटी में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई। साइंटिस्ट को इस मीटेरॉइड में कुछ ऐसे फॉसिल्स जैसे छोटे छोटे ट्रेसेस मिले जो इस बात की तरफ इशारा करते थे कि शायद एक टाइम पर माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस मीटेरॉइड में जिंदा थे। कुछ दिनों बाद कुछ साइंटिस्ट ने ये क्लेम कर दिया कि उनको फर्स्ट एविडेंस मिल गया है एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ का जो मार्स पर जिया करती थी। उन्हें बैक्टीरियाज के फॉसिल्स मिले हैं और साथ ही साथ में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी मिले हैं, जो हो सकता है कि कोई जीवित लाइफ ने ही मार्स पर इन मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस किया होगा काफ़ी पहले। बाद में इस डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट के दो ग्रुप बढ़ गए।
एक वो जो मानता था कि ये बैक्टीरिया के ही ट्रेसेस है, दूसरे साइड पर वो साइंटिस्ट थे जो अब भी इन सब चीज़ों को लेके स्केप्टिक थे। उनका कहना था कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे ट्रेसेस बैक्टीरिया या फिर किसी लिविंग लाइफ की वजह से इस मीटेरॉइड पर आए हो। कई सारे नॉन बायोलॉजिकल या फिर केमिकल रिएक्शन की वजह से भी ऐसे ट्रेसेस मीटेरॉइड में आ सकते हैं, जैसे सेम 1969 में मर्चिसन मीटेरॉइड के साथ हुआ था। बिना लाइफ के यूनिवर्स में होते हुए भी उस मीटेरॉइड में अमीनो एसिड्स के ट्रेसेस पाए गए थे। एज ऑफ 2024 आज तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि वो मीटेरॉइड जो मार्स से आया था, जो उसके ऊपर ट्रेसेस मिले थे बैक्टीरिया के होने के, क्या वो वाकई में एक जीवित लाइफ के द्वारा बनाए गए थे या फिर वो ट्रेसेस केमिकल रिएक्शन के वजह से ही फॉर्म हुए थे। अलग अलग साइंटिस्ट के पास अपने अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स है उस मीटेरॉइड को लेकर। तो जैसे कि हमने इस थ्योरी से जाना कि ऐसे भी बैक्टीरियाज है जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, जो हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, जो अगेन दूसरे एक्सोप्लैनेट्स पर लाइफ होने की पॉसिबिलिटी पर क्वेश्चन उठाते हैं। हमने साथ ही साथ ये भी जाना कि कई सारे मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है वो कहीं और यूनिवर्स में भी एबायोटिक या फिर नॉन बायोलॉजिकल रीजन से भी फॉर्म हो सकते हैं। लेकिन इन सबूतों के बावजूद भी पैनस्पर्मिया थ्योरी उतनी वाइडली साइंटिफिकली एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं है, क्योंकि ये थ्योरी और प्रॉब्लम्स ऐड कर देती है एवोल्यूशन के टॉपिक को लेके। फिर ये भी क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि फर्स्ट लाइफ आई तो फिर आई कहां से। लेकिन अभी के हाइपोथेसिस में यही माना जाता है कि अर्थ पर लाइफ की शुरुआत एक कॉमन चीज से स्टार्ट हुई होगी। ये अर्थ पर जितने भी लिविंग बीइंग्स है सारे के सारे एक कॉमन चीज से ब्रांच आउट हुए होंगे। इस हाइपोथेटिकल एंटिटी को फ्यूका का नाम दिया गया है, फर्स्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर जो नॉन सेलुलर था। फिर इससे ब्रांच आउट हुआ ल्यूका, लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म था, जिससे बाद में ब्रांच आउट हुए बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकारिया। ये जो आपको मैंने ल्यूका और फ्यूका की हाइपोथेसिस बताई, ये अभी के लिए वाइडली साइंटिफिकली एक्सेप्टेड थ्योरी है। और जैसे कि मैंने बताया, पैनस्पर्मिया थ्योरी एवोल्यूशन के प्रोसेस को समझने में और कॉम्प्लिकेशंस ऐड कर देती है। इसलिए तब साइंटिस्ट के हाथ वो मार्स वाला मीटेरॉइड लगा था और उन्हें लाइफ के कुछ साइंस उस मीटेरॉइड पर दिखाई दिए। तब से ही मॉडर्न डे एस्ट्रोबायोलॉजी काफी उभरने लगी। एस्ट्रोबायोलॉजी उसे कहते हैं जो साइंटिफिकली लाइफ के पॉसिबिलिटी के ऊपर इन्वेस्टिगेट करती है आउटसाइड ऑफ द अर्थ, जो पूरे लाइफ के बिगिनिंग को जानना चाहती है, इंक्लूडिंग लाइफ ऑन अर्थ, ना कि सिर्फ उस लाइफ को जो सिर्फ अर्थ पर ही बनी है। एस्ट्रोबायोलॉजी वो कारण को जानना चाहती है जिससे लाइफ अर्थ तक पहुंची हो साइंटिफिकली और लॉजिकली। कुछ भी बोलो दोस्तों, दो कारण हो सकते हैं, या तो पूरे यूनिवर्स में ऐसी लाइफ मिलना रेयर है, या फिर ये पूरा का पूरा अर्थ ही रेयर हो सकता है पूरे यूनिवर्स में। जो एनवायरनमेंट लाइफ को मिलता है जीने के लिए अर्थ पर, यह भी कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अर्थ पर लाइफ को इतना पॉसिबल बना रही है? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो डिटेल में बनाई है कि वो कौन से कारण हैं जो अर्थ पर एक परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं लाइफ को बढ़ाने में। तो अगर आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हो तो आप यहाँ वो क्लिक करके देख सकते हो वाली वीडियो। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के साथ, हमेशा की तरह।